वेलकम बैक टू यूनिवॉन्क्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। जैसे कि आपको पता है, हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं क्या जनरल टेस्ट की लेक्चर सीरीज। ऑलराइट, उसका टॉपिक चल रहा है हमारा इंडियन पॉलिटी। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हम क्या क्या कर चुके हैं, ताकि आपको भी पता चल जाए, जो फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें पता चल जाए हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। आपको वीडियोस अवेलेबल हो जाएगी यूनिवॉन्क्स के चैनल पे। ऑलराइट, एक बार देख लेते हैं, और जो बच्चे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनके लिए भी एक रिवीजन हो जाएगा। ऑलराइट, हम क्या कवर कर चुके हैं? बेसिकली हमने स्टार्टिंग में प्रीएम्बल देखा था, ठीक है, प्रीएम्बल देखा था। प्रीएम्बल पढ़ने के बाद हमने काफी सारे कुछ बेसिक फीचर्स देखे थे, जिसे हम सैलिएंट फीचर्स भी कहते हैं इंडियन पॉलिटी के, ठीक है। फिर हम बात करें, एक हमने देखा था कि इंपॉर्टेंट पार्ट्स, हमने पार्ट्स याद किए थे कि किस तरीके से पार्ट्स हैं, किस पार्ट के अंदर क्या चीजें आती है और उसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल है। जैसे आप यहां देख रहे हैं पार्ट 5 के अंदर क्या है? यूनियन है, ठीक है। इसके अंदर आर्टिकल कहां से कहां तक है? ये रे 51 से 52, ये 52 होगा, ठीक है, 52 से 151। ऑलराइट, कहां से कहां तक है? 52 से 151 तक। ऑलराइट, और इसके अंदर अभी हम बात करेंगे, आज जो हम पढ़ने वाले हैं यूनियन लेजिस्लेचर पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम रिवाइज कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीज हम कवर कर चुके हैं। प्रीएम्बल कर चुके हैं, फिर हमने ये देखा था, हमने शेड्यूल्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी हमारे 12 शेड्यूल्स हैं, वो हमने रिवाइज कर चुके हैं, ठीक है। मैं लास्ट में एक बार आपको फिर से रिवाइज करा दूंगा वो सारे के सारे 12 शेड्यूल्स, ठीक है। प्रीएम्बल हो गया, शेड्यूल्स हो गया, हमने पार्ट्स देख लिए हैं। फिर हमने क्या किया था? हमने किया था पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 में क्या आता है हमारा? पार्ट 1 में आता है यूनियन और इसकी टेरिटरीज, ठीक है। आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल आता है हमारे 1 से 4 तक, ठीक है। फिर हमने किया था पार्ट 2 में क्या आता है? सिटीजनशिप, ठीक है। सिटीजनशिप के अंदर आर्टिकल कहां से है? 5 से 11। फिर हमने किया था पार्ट 3 के अंदर क्या आता है? फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर अगर पॉलिटिकल साइंस डोमेन के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से 35, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था? सॉरी, ये 35 है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था? पार्ट 4 के अंदर क्या है? डीपीएसपी को हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके आर्टिकल कहां से कहां तक थे? 36 से लेके क्या थे? 51 तक, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? पार्ट 4A के अंदर आता हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। ड्यूटीज का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल हमारा 51A। फिर हमने स्टार्ट किया था पार्ट 5, ठीक है। पार्ट 5 में हमने स्टार्ट किया था। पार्ट 5 का आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल 52 से लेके 151 तक, ठीक है। अब पार्ट 5 के अंदर हम क्या क्या चीजें कवर कर चुके हैं? पार्ट 5 के अंदर हम क्या क्या चीजें कवर कर चुके हैं? हमने सबसे पहले कवर किया था क्या? प्रेसिडेंट। देखिए, अगर हम यूनियन की बात कर रहे हैं, यानी कि होल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ऑब्वियसली हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे। उसके नीचे आएगा क्या? वाइस प्रेसिडेंट की भी बात कर चुके हैं। फिर उसके बाद क्या आएगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के क्या होते हैं? हेड होते हैं। फिर हमने पीएम के बारे में पढ़ा था एक्सक्लूसिवली, कि उनके बारे में काफी सारी चीजें देखी थी। जो अब तक हमारे पीएम्स रहे हैं उनके बारे में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो भी हमने सारे के सारे देखे हैं, ठीक है। हमने पीएम भी कर लिया। पीएम करने के बाद हमने एक और चीज करी थी इसके साथ साथ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई, द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, ठीक है। वो भी हमने कवर किया है। अब आज जो हम कवर करने वाले हैं, वो कवर करने वाले हैं यूनियन लेजिस्लेचर, ठीक है। हमने ये सारी चीजें देख ली, लेकिन अब हम देखने वाले हैं पार्लियामेंट, ठीक है। यूनियन लेजिस्लेचर जो होती है उसको क्या कहते हैं? हम पार्लियामेंट, ठीक है, संसद भवन। अभी काफी न्यूज में बना हुआ है, आपको पता होगा, काफी सारी न्यूज देखी होगी कि अभी काफी सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट क्या कर दिए गए हैं? सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो एक बार हम पार्लियामेंट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट बनता कैसे है? पार्लियामेंट में कौन कौन सी चीजें कंसिस्ट करती है? देखिए, पार्लियामेंट में एक होता है आपका लोकसभा, ठीक है, एक होता है आपका राज्यसभा। क्या आप मुझे बताइए, क्या लोकसभा और राज्यसभा सिर्फ ये दोनों ही पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है? फटाफट सोचिए, क्या सिर्फ यही दो चीज है पार्लियामेंट के अंदर? नहीं, पार्लियामेंट के ऊपर, इन दोनों के ऊपर एक और चीज आती है, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। याद रखिएगा, पार्लियामेंट ये तीनों मिलकर बनाते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। आपने कभी प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट में बैठे हुए नहीं देखा होगा जब हमारे बिल्स वगैरह पास होते हैं या फिर डिबेट्स होती है, बट इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई कानून बनेगा वो इन दोनों हाउस से पास होगा और उसके बाद प्रेसिडेंट के असेंट के लिए जाएगा, उनके सिग्नेचर के लिए जाएगा। और जब तक प्रेसिडेंट के सिग्नेचर नहीं होंगे वो बिल एक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। अब मैं आपको बिल और एक्ट में भी एक डिफरेंस बता देता हूं। जब कोई भी चीज
पार्लियामेंट में पेश की जाती है उसको हम कहते हैं बिल, ठीक है। इस बिल पे जब वोटिंग होने के बाद, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से वोटिंग होने के बाद पास हो जाता है, तो ये बिल जाता है कहां, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास उनके सिग्नेचर के लिए। और जैसे ही ये सिग्नेचर हो जाता है, ये बिल कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एक्ट के अंदर, यानी कि कानून के अंदर। जब तक साइन नहीं होगा तब तक वो चीज कानून नहीं बनेगी और वो हमारे देश पे लागू नहीं हो सकती है। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं आपको पता चल गया क्या क्या चीज कॉन्स्टिट्यूट करती है लोकसभा। लोकसभा का दूसरा नाम है हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल क्यों कहते हैं, बिकॉज हमने ये जो स्ट्रक्चर है ये कहां से अडॉप्ट किया है, ये हमने यूके यानी कि ब्रिटिश जो है वहां से अडॉप्ट किया है। तो वहां पे जो लोकसभा होती है उसको क्या कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, और इसको लोअर हाउस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोअर हाउस, ठीक है, याद रखेंगे। फिर आता है हमारा राज्यसभा। राज्यसभा को कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो मेंबर्स आते हैं वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो स्टेट से आते हैं, ठीक है। फिर आता हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कि पार्लियामेंट का जो बिजनेस है, पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो किस तरीके से होती है, किस लैंग्वेज में होती है। वो या तो हिंदी में हो सकती है या फिर इंग्लिश में हो सकती है, इन दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में हो सकती है। लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है, अब आप कहेंगे कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, देखिए लोकसभा का होता है क्या, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, स्पीकर, ठीक है, याद रखेंगे स्पीकर। और राज्यसभा का क्या होता है, राज्यसभा का होता है चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन। ये जो दोनों होते हैं जो हाउस को चलाते हैं इनको बोलते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। ये परमिट कर सकते हैं किसी भी मेंबर को, कौन से मेंबर, जिन्हें हम सांसद कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कहते हैं, उन्हें परमिट कर सकते हैं कि वो अपनी मदर टंग में भी वहां पे कोई भी एड्रेस कर सकते हैं, जैसे चेयर को एड्रेस करते हैं ना, कि जो भी अपनी बात रख रहे हैं वो सारी की सारी चीजें। अब सपोज मान लीजिए कोई साउथ से है, कोई साउथ से है, मान लीजिए तमिलनाडु वगैरह है, केरला से है, कोई एमपी है, उसको नहीं आती हिंदी, उसको नहीं आती इंग्लिश, तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली अपनी मदर टंग में ही बोलेगा, जो उसकी तमिल लैंग्वेज है या कन्नड़ है उसमें। तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो अलाउ कर सकता है उस चीज के लिए। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप सीयूटी 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो यूनिमॉन्क्स के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आप क्लासेस ले सकते हैं हमसे। अगर आपको क्लासेस चाहिए तो आप दो तरीके से क्लासेस ले सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, आप हमारा यूनिमॉन्क्स की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है, तो आपको ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप सीयूईटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको हमारे यूनिमॉन्क सीयूटी के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, क्योंकि काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि किस यूनिवर्सिटी में या किस कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। सीयूटी के स्कोर के बेस पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज एडमिशन देती है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, तो आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पे सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा की। मैंने आपको दो हाउस बताई, लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्यसभा की बात करते हैं, ठीक है। राज्यसभा को क्या कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर हाउस, ठीक है। और वो परमानेंट भी होता है। परमानेंट क्यों होता है, क्योंकि उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, वो डिसॉल्व नहीं होता। अब डिसॉल्व क्यों नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल कि जब हम लोकसभा देखेंगे तो लोकसभा हर 5 साल बाद इलेक्ट होती है, यानी कि हर 5 साल बाद उसका इलेक्शन हो रहा है, यानी कि 5 साल बाद क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। बट ये नहीं होती है, ये परमानेंट हाउस है, ये हमेशा एग्जिस्ट करती है वहां पे, ठीक है। इसका मेंबर जो भी बनेगा उसकी एज कितनी होनी चाहिए, उसकी मिनिमम एज 30 इयर्स होनी चाहिए। याद रखिएगा, अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 30 इयर्स होनी चाहिए। और इसका टेन्योर कितना होता है, अगर कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर बनता है तो उसका टेन्योर कितना होगा, 6 इयर्स। याद रखेंगे, राज्यसभा के केस में 6 इयर्स का टेन्योर है। और राज्यसभा में हर दूसरे साल क्या होता है, हर सेकंड ईयर, एवरी सेकंड, सॉरी डे लिखा हुआ है, ये गलत है, डे नहीं ईयर होगा, ठीक है। एवरी सेकंड ईयर क्या होगा, 2/3 मेंबर जो होंगे उसके रिटायर होंगे। तो याद रखिएगा 2/3, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये 2/3 क्यों आया यार, 2 ही साल में क्यों आया। देखिए 6 इयर्स, थोड़ी सी मैथ्स में आपको बताता हूं, 6 ईयर का टेन्योर है, क्या होगा, हर 2/3, ठीक है, 2/3 मेंबर्स रिटायर होंगे, ठीक है। तो आगे आपका 2, इसलिए हर 2 साल में क्या हो रहा है, रिटायर हो रहे हैं। हर 2 साल में कितने मेंबर रिटायर हो रहे हैं, आपके 2/3 हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ 6 ईयर का टेन्योर है उनका, और ये परमानेंट हाउस भी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट,
फर्स्ट सिटिंग की अगर बात करें, सबसे पहली बार सिटिंग जो हुई थी राज्यसभा की वो हुई थी 3 अप्रैल 1952। ठीक है, याद रखेंगे 3 अप्रैल 1952। मैं आपको जितनी भी चीजें बता रहा हूं आपकी हर एक स्लाइड पे इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम में मिलेगी। इससे बाहर क्वेश्चन आपको बहुत ही कम मिलेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। ऑलराइट, तो हर एक चीज इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको देखिए, याद कीजिएगा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? ये है हमारी 250। याद रखिएगा 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, यानी कि 250 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते किसके अंदर? राज्यसभा के अंदर। लेकिन अभी करंट की स्ट्रेंथ क्या है? करंट में कितने मेंबर्स है? 245। ठीक है, 245 मेंबर्स है, यानी कि अभी 5 मेंबर्स और ऐड किए जा सकते हैं। अब इन 245 में से 12 मेंबर जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। तो याद रखिएगा 250 क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। करंट स्ट्रेंथ कितनी है? 245। और इन 245 में से जो हमारे 12 मेंबर है वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इन्हीं 12 मेंबर को हम क्या कहते हैं? नॉमिनेटेड मेंबर। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर कहते हैं। अगर आपको याद हो तो जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चुना जाता है, तो जितने नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, इसीलिए पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरा इलेक्शन हो रहा है, मैंने ही अपने मेंबर अपने लोगों को भेज दिया, वो मेरे लिए ही वोट कर रहे हैं, तो ये तो एक तरीके से डेमोक्रेसी के लिए खराब है ना। ठीक है, इसलिए ये 12 लोग वोट नहीं करते, याद रखिएगा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, जितने भी कानून बनते हैं या कोई भी प्रोसीडिंग होती है उसमें इक्वल पावर होती है, बराबर का शेयर होता है लोकसभा के साथ। जो पावर लोकसभा के पास होती है वो राज्यसभा के पास होती है। लेकिन एक केस ऐसा है जिसे कहते हैं मनी बिल का केस। ठीक है, मनी बिल का ऐसा केस है, जो मनी बिल बेसिकली आपको मिलेगा आर्टिकल 110 में। ये याद रखना, आपसे पूछ लेगा सीधा सीधा कि मनी बिल कौन से आर्टिकल में आता है या फिर आर्टिकल 110 में क्या आता है, तो मनी बिल आता है। तो याद रखिएगा मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही ओरिजिनेट हो सकता है, वो राज्यसभा में ओरिजिनेट नहीं हो सकता है। इवन दो वोटिंग होती है राज्यसभा की भी, लेकिन उस वोटिंग की वैल्यू नहीं है इतनी, क्योंकि मनी बिल का केस सबसे स्पेशल हो जाता है। ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, याद रखिएगा आगे पढ़ेंगे हम। ऑलराइट, ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा के कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स के बारे में। राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, चेयरमैन यानी कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो कौन होता है? एक्स ऑफिसियो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। अब कहेंगे आप एक्स ऑफिसियो का मतलब क्या है? जब मैंने आपको वाइस प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ाया हुआ है ना, टॉपिक पढ़ाया हुआ है, वहां पे मैंने ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की है। फटाफट जाइए और वो वाली वीडियो देखिए वाइस प्रेसिडेंट वाली, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करें कि सबसे पहले चेयरमैन कौन रहे हैं राज्यसभा के, तो नाम याद रखिएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। वो क्यों रहे हैं? क्योंकि ये देश के पहले फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक ही नाम से दो आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि पहले देश के वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो भी आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन आएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, तो वो भी आपका क्या होगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होता है? एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। अगर बात करें आज करंटली अभी कौन से हैं, ठीक है, अभी करंटली चेयरमैन कौन से है, उनका नाम है जगदीप धनखड़। नाम याद रखिएगा, बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, अभी न्यूज जाके देखिएगा फटाफट, ठीक है, इनके ऊपर काफी कंट्रोवर्सीज है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने सस्पेंड कर दिए कुछ पार्लियामेंट मेंबर्स। ठीक है, अब कमेंट में आपको बताना है फटाफट कि ये कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना कि फर्स्ट थे, ऐसे आपको बताना है कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है, और वही आपका चेयरमैन बन जाएंगे। ठीक है, नाउ करंट डेप्यूटी चेयरमैन कौन है? हमारे अभी डेप्यूटी चेयरमैन कौन है? डेप्यूटी चेयरमैन जैसे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के नीचे वाइस प्रेसिडेंट हो गया, ऐसे ही चेयरमैन है, चेयरमैन के नीचे कौन हो गया? डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। इनका भी नाम याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं लोकसभा की। ठीक है, लोकसभा में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं राज्यसभा के कॉन्टेक्स्ट में कि लोकसभा हमारा क्या है? हमारा लोअर हाउस है। राज्यसभा हमारा क्या है? अपर हाउस है, और लोकसभा लोअर हाउस है। इसका टेन्योर कितना है? 5 साल का। ठीक है, इसका 5 साल का है। और राज्यसभा का क्या है? राज्यसभा का क्या है? 6 ईयर्स। ठीक है, 6 साल का है। ठीक है, 5 साल बाद ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि इलेक्शन कराने पड़ते हैं दोबारा से उनको चुनने के लिए। और इसकी पहली सीटिंग कब हुई थी? इसकी हुई थी 13 मई 1952। ये भी याद रखिएगा, ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, 13 मई 1952। और अभी जो लोकसभा है,
अभी की जो लोकसभा बनी हुई है वो कौन से नंबर की लोकसभा है? 17th लोकसभा। आप फटाफट कमेंट में मुझे बताइए कि फर्स्ट लोकसभा जो हमारी थी वो कब बनी थी, कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, ठीक है, उसके इलेक्शन कब हुए थे, कमेंट में बताइएगा फटाफट, ठीक है। अब बात करते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ की। अगर हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करें तो 550 स्ट्रेंथ है मैक्सिमम, ठीक है, याद रखिएगा 550 स्ट्रेंथ है। और राज्यसभा में क्या था? राज्यसभा में क्या था? 250, ठीक है, 250 था ना वहां पे, यहाँ पे 550 है। इन 550 में से जो 20 है वो यूटी के रिप्रेजेंटेटिव्स है, यानी कि 20 सीट यूनियन टेरिटरीज के लिए रिजर्व्ड है। तो आपके लिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लोकसभा के अंदर यूटी के लिए कितनी सीट्स है, तो याद रखिएगा 20 सीट्स है, ठीक है। और अब आप मेरे को फटाफट कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि अभी करंट, जैसे राज्यसभा के केस में क्या था, एक स्ट्रेंथ है कि मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं जा सकते, और एक और एक करंट कितनी सीट्स है, तो आपको बताना है कि लोकसभा में अभी करंट कितनी सीट है। ऑलराइट, पहले, इससे पहले क्या होता था कि प्रेसिडेंट जैसे 12 मेंबर अपॉइंट करता था ना, कहां पे? राज्यसभा में, वैसे ही 2 एंग्लो इंडियंस को अपॉइंट करता था लोकसभा के अंदर, बट ये हटा दिया, ये डिसकंटिन्यू हो गया, अब ऐसा नहीं होता, ठीक है। सिर्फ अपॉइंट कहां करेगा? राज्यसभा में। पार्लियामेंट के टोटल 3 सेशंस होते हैं, ठीक है, 3 सेशंस होते हैं। कौन कौन से? बजट सेशन, बजट सेशन आने वाला है 1 फरवरी को, आपका बजट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है मॉनसून सेशन, और अभी जो चल रहा है वो चल रहा है विंटर सेशन, ठीक है। 3 सेशंस होते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा है कि पार्लियामेंट को 6 महीने के अंदर अंदर सेशन कराना ही पड़ेगा, यानी कि 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है? 6 महीने का। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि 1 साल के अंदर मिनिमम 2 सेशन तो होने ही होने हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। 1 साल के अंदर मिनिमम 2 सेशन होने ही होने हैं, और अभी करंटली क्या चल रहा है? करंटली 3 सेशंस होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई सारी की सारी चीजें। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं लोकसभा की। अगेन फिर से कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, एमपीज होते हैं लोकसभा के जो एमपीज होते हैं वो इलेक्ट होते हैं डायरेक्टली। डायरेक्टली इलेक्ट कैसे होते हैं? वो चुनाव लड़ेंगे, हम जाएंगे, अब हमें जिसको वोट देनी है अपनी मर्जी से, चाहे वो पार्टी के बेस पे दे रहे हैं, चाहे कैंडिडेट के बेस पे दे रहे हैं, हम जाके डायरेक्टली वोट करेंगे, और वो सदस्य कहां जाएगा? वो सदस्य जाएगा कहां पे? लोकसभा के अंदर। और इसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज, ठीक है, याद रखिएगा। यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज का मतलब हो गया कोई भी व्यक्ति 18 साल का जो है वो वोट कर सकता है, और इंडियन है, ठीक है, इंडियन है, इंडियन सिटीजन है और 18 साल का है, वो वोट कर सकता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि भाई जो पढ़े लिखे हैं वही वोट कर सकते हैं, या जो कमा रहे हैं वही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी वोट कर सकता है। बस ये 2 कंडीशन है, 18 साल का होना चाहिए और इंडियन होना चाहिए। और ये 18 साल नहीं, पहले क्या था? 21 ईयर्स थी, लेकिन 21 ईयर्स से इसको हटा के 18 किया गया, और 18 करने के लिए एक अमेंडमेंट किया गया था। 18 ईयर्स करने के लिए क्या किया गया था? अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। इसके द्वारा, ये याद, मैं जो जो बता रहा हूं ना सब आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, फिर ये मत कहना है कि भाई ये हुआ नहीं वो हुआ नहीं, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से सारी चीजें आपको बता के चल रहा हूं, ठीक है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एज रिड्यूस की गई थी 21 से 18, ठीक है, याद रखिएगा कितना? 21 से 18। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन कौन बन सकता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? देखिए, कोई भी इंडियन सिटीजन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है। और इंडियन सिटीजन बनने के लिए क्या कंडीशन है? उसके लिए आपको क्या करना होगा? पार्ट 2 वाली वीडियो देखनी होगी। पार्ट 2 की मैं बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे बात कर रहा हूं, जिसके अंदर मैंने सिटीजन पढ़ाया है, सिटीजनशिप पढ़ाई है, तो आप जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। और एज होनी चाहिए मिनिमम 25 ईयर्स, और राज्यसभा के केस में क्या है? 30 ईयर्स। तो याद रखिएगा, मैं आपको 3 एज बता देता हूं, ठीक है। पंचायत के लिए, पंचायत अगर आप जा रहे हैं, पंचायत का इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके लिए आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 21। अगर आप लोकसभा के लिए जा रहे हैं तो 25, अगर आप राज्यसभा के लिए जा रहे हैं तो आपकी कितनी एज होनी चाहिए? 30 एज होनी चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा ये सारी की सारी चीजें। और कोई मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएट होंगे आप तभी आप जो इलेक्शन लड़ सकते हैं, कोई भी लड़ सकता है, चाहे आप पढ़े लिखे हो चाहे आप नहीं हो, ठीक है। अब बात करते हैं बिल्स। पार्लियामेंट के अंदर बिल्स ओरिजिनेट होते हैं 4 तरह के मेनली। कौन से? ऑर्डिनरी बिल कहते हैं, साधारण बिल जिनको कहते हैं। एक होता है मनी बिल। मनी बिल मैंने आपको अभी बताया कि भाई राज्यसभा का मनी बिल में कोई से नहीं होता है, वो सिर्फ ओरिजिनेट होता है कहां पे? लोकसभा के अंदर। एक होता है फाइनेंशियल बिल और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल कहीं पे भी ओरिजिनेट हो सकता है, लोकसभा में भी हो सकता है और राज्यसभा में भी हो सकता है, ठीक है।
मनी बिल में बेसिकली क्या होता है, पैसे से रिलेटेड चीजें होती है, काफी सारी चीजें, ठीक है। मनी बिल के अंदर आपको कहां ओरिजिनेट होगा, ये सिर्फ लोकसभा में। ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउस में हो सकता है, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ओरिजिनेट होगा। फाइनेंशियल बिल कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जिसमें जो दोनों ही जगह हो सकते हैं, बट फाइनेंशियल बिल का ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स वो है, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये फिर मैं काफी डिटेल वो हो जाएगा आपके लिए। तीन काफी इंपॉर्टेंट है, ऑर्डिनरी, मनी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किसके अंदर आता है, आर्टिकल 368 के अंदर, ठीक है, आर्टिकल 368 के अंदर आता है, यानी कि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी हमें कोई बदलाव करना है तब क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाना पड़ेगा। ये हम तब करेंगे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला ये आर्टिकल 368 करेंगे, ठीक है। अभी आपको पता होना चाहिए 4 तरह के बिल्स ओरिजिनेट होते हैं पार्लियामेंट के अंदर। अब आप याद रखिएगा, मनी बिल जो है वो रिटर्न नहीं किया जा सकता प्रेसिडेंट के द्वारा रिकंसिडरेशन के लिए। अगर आप से फॉर एग्जांपल ऑर्डिनरी बिल है, तो ऑर्डिनरी बिल में क्या होता है कि ऑर्डिनरी बिल अगर आपने पास किया, प्रेसिडेंट के पास साइन के लिए गया, तो प्रेसिडेंट वापस भेज सकता है कि इसको दोबारा कंसीडर करे। लेकिन मनी बिल के केस में ऐसा नहीं है, एक बार प्रेसिडेंट के पास चला गया तो उन्हें असेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है, कंपलसरी है असेंट देना, यानी कि साइन करना, ठीक है, याद रखेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा की, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा मैंने आपको बता दिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में। प्रिसाइडिंग ऑफिसर में लोकसभा का कौन होता है, स्पीकर होता है, ठीक है। स्पीकर अब कैसे चुना जाता है उसकी बात करते हैं। देखिए, स्पीकर चुना जाता है जब आपका इलेक्शन होगा, इलेक्शन होने के बाद प्रेसिडेंट क्या काम करेंगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे एक प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर बेसिकली जो सबसे एल्डेस्ट होता है, जो सबसे ज्यादा नॉलेज वाला होता है, सबसे ज्यादा वो नंबर ऑफ टाइम्स इलेक्शन जीता हुआ होता है, जो मतलब कि ये मान लीजिए सबसे बड़ा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, उसको एक ऐसे एज ए प्रोटेम स्पीकर क्या करेंगे, अपॉइंट कर देंगे। नाउ इस प्रोटेम स्पीकर ये सबसे पहले वो करेगा, पहला जो सेशन होगा पार्लियामेंट का, लोकसभा का जो सबसे पहला सेशन होगा, उसको क्या करेगा, प्रिसाइड करेगा, और प्रेसिडेंट इसके स्पीकर के इलेक्शन की क्या होगी, प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं कि कब होगा स्पीकर का इलेक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन डिसाइड करता है स्पीकर के इलेक्शन की डेट, वो कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। और जब कोई भी व्यक्ति स्पीकर बनेगा, स्पीकर कौन बनेगा, बेसिकली अमंग द जो मेंबर होते हैं लोकसभा के, जो मेंबर्स हैं जितने भी, उन्हीं में से एक इंसान को स्पीकर बना दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी जो है ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्हीं को स्पीकर बनाया गया है, ठीक है। वो कोई सेपरेट ओथ नहीं लेते, अलग से कोई शपथ नहीं लेते, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ही शपथ लेंगे, लेकिन स्पीकर की कोई अलग से शपथ नहीं होती है, ठीक है, वो कोई ऐसे अलग से शपथ नहीं लेंगे। और अगर उन्हें रिजाइन करना हो, अगर उन्हें स्पीकर की पोजीशन छोड़नी हो, तो वो किसको करेंगे, वो करेंगे डेप्यूटी स्पीकर को रेजिग्नेशन लेटर देंगे अपना, ठीक है, उसको किसको रिजाइन करेंगे, डेप्यूटी स्पीकर को। देख सारे के सारे 4 पॉइंट मैंने आपको बताए, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए। अगर रिमूवल हो रहा है स्पीकर का, ये याद रखिएगा, अगर रिमूवल हो रहा है ना स्पीकर का, उस केस में क्या होगा, उस केस में स्पीकर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से रिमूव होता है, यानी कि 50% से ज्यादा मेजॉरिटी होनी चाहिए टोटल स्ट्रेंथ जो है हाउस की उससे, ठीक है, 50% से ज्यादा, यानी कि अब क्या है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए 50% से ज्यादा ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, ठीक है। कुछ पॉइंट्स और मैं आपको बता देता हूं, जब कोई भी मेंबर स्पीकर बनता है वो पहली बार में वोट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल एक बिल आया, एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है, मान लीजिए यूसीसी एक बिल आएगा, फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बिल आ गया। अब इस बिल में आने के बाद आधे लोग, 50 लोगों ने वोट कर दिया फेवर में कि हाँ यस पास कर देते हैं, 50 ने कर दिया नो, ठीक है, नहीं करते, तब उस केस में क्या होगा, स्पीकर वोट कर सकता है, और इसको कहते हैं कास्टिंग वोट, ठीक है, क्या कहते हैं, कास्टिंग वोट, कास्टिंग वोट। लेकिन अगर सपोज मान लीजिए सिचुएशन ऐसी बनती है कि भाई यस की तरफ क्या है 49 है और नो की तरफ क्या है 50 है, तो क्या इस केस में वोट कर सकता है स्पीकर, नहीं कर सकता, क्योंकि टाई नहीं हो रहा है। सिर्फ यहां पे जब तक टाई नहीं होगा, जब तक क्या होगा, स्पीकर वोट नहीं कर सकता, कास्टिंग वोट कहते हैं। लेकिन जब स्पीकर का रिमूवल होगा ना, उसको रिमूव किया जाएगा, तब उस टाइम पे वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर सकता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, लेकिन ये मे भी आपसे ना पूछा जाए, बट मैंने आपकी जनरल नॉलेज के लिए एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। नाउ
अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमारे लोकसभा स्पीकर से रिलेटेड है। ठीक है, हमारे जो सबसे पहले स्पीकर रहे हैं लोकसभा के, उनका नाम है जीवी मवलांकर। ये नाम याद रखिएगा, जीवी मवलांकर, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज जीवी मवलांकर। ठीक है, फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, कौन था? एम.ए. अयंगर। ठीक है, इनका नाम याद रखेगा, एम.ए. अयंगर वाज द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर। फिर हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट सर्विंग, जो सबसे लंबे समय तक स्पीकर रहे हैं लोकसभा में, उनका नाम है बलराम झाकर, डॉक्टर बलराम झाकर। ठीक है, नाम याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर आता है हमारा कि पहले ऐसे स्पीकर जो जिनकी डेथ अपने ऑफिस में हो गई थी, यानी कि स्पीकर रहते हुए उनकी डेथ हुई थी, उनका नाम है जीएमसी बालयोगी। जीएमसी बालयोगी। ये जितनी भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं ना, सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें पहली, देश की पहली महिला लोकसभा स्पीकर की, उनका नाम है मीरा कुमारी। ठीक है, नाम याद रखेगा, मीरा कुमारी, काफी इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए मीरा कुमारी के बाद कौन सी ऐसी वुमेन थी जिनको लोकसभा स्पीकर बनाया गया था, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइएगा। अभी अगर हम बात करें करंट की, तो करंट में स्पीकर कौन है? ओम बिरला, और वो 17th स्पीकर है। ये भी याद रखेगा, ओम बिरला भी करंट स्पीकर है एंड वो 17th स्पीकर है। और करंट डेप्यूटी स्पीकर की जो पोस्ट है वो अभी वैकेंट है, अभी कोई भी करंट डेप्यूटी स्पीकर नहीं है। ऑलराइट, तो जितनी भी चीजें मैंने आपको यूनियन लेजिस्लेचर से रिलेटेड बताई है, चाहे वो चेयरमैन हो, स्पीकर हो, डेप्यूटी स्पीकर हो, ऑलराइट, ये सभी इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो जो सवाल मैंने आपसे पूछे वो कमेंट कीजिएगा, और साथ ही अगर आपके भी कोई डाउट है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।